Good morning students. Our today's class 12th commerce subject business study chapter 5.2 organization structure meaning and types. ऑर्गेनाइजिंग का जो अर्थ है वो हम पिछली वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। पिछले चैप्टर में हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग, इसकी प्रोसेस, इम्पोर्टेंस को स्टडी किया था। ऑर्गेनाइजिंग के दौरान हमने एक प्रोसेस को फॉलो किया था जिसमें हम क्या करते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लेआउट, एक फॉर्मेट तैयार करते हैं और उस फॉर्मेट के थ्रू हम ये दिखाते हैं कि विभिन्न लोगों के बीच में क्या रिलेशंस होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के दौरान जो भी संगठन का लेआउट, फॉर्मेट तैयार किया जाता है, जो रूपरेखा तैयार की जाती है, उसी हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर रेफर्स टू दैट स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप विच इज़ क्रिएटेड ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो मीनिंग है वो क्या है? संबंधों की उस विशेष संरचना से है जिसका निर्माण हमने कहाँ किया था? जिसका निर्माण हम संगठन प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। यानी कि संगठन प्रक्रिया के दौरान हम अपने संगठन के लिए जो भी फॉर्मेट तैयार करते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। It refers to that framework within which all managerial and non-managerial tasks are performed. इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? ऐसी रूपरेखा तैयार करते हैं, फ्रेमवर्क तैयार करते हैं जिसमें रहते हुए सभी जो प्रबंधकीय और जो अप्रबंधकीय कार्य है वो पूरे किए जाते हैं। तो क्या सभी संस्थाओं में संगठन संरचना का स्वरूप एक जैसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक संस्था की जो नेचर है, उसका काम करने की जो प्रकृति है, आकार, साइज़ है उसका, वो क्या होता है? अलग अलग होता है। तो अपने व्यवसाय की प्रकृति के अकॉर्डिंग, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग संगठन के लिए जो संरचना है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। ठीक है, इसके लिए कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड डिज़ाइन नहीं है। ठीक है, तो कोई भी संस्था अपने अकॉर्डिंग जो है अपना डिज़ाइन जो है वो चूज कर सकती है। मेनली जो है संगठन संरचना के 2 टाइप्स माने गए हैं। इस चैप्टर में हम ओनली 2 टाइप्स को स्टडी करेंगे। वैसे संगठन संरचना को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम स्टडी करेंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि कार्यात्मक संगठन ढांचा। नाम से स्पष्ट है, कार्यात्मक यानी कि काम के अकॉर्डिंग पूरे संगठन का फ्रेमवर्क तैयार करना। कार्यात्मक संगठन ढांचे का अर्थ पूरी संस्था को उसके द्वारा की जाने वाली मुख्य क्रियाओं, कार्यों के आधार पर विभाजित करने। तो कार्यात्मक संगठन ढांचा क्या होगा? संगठन ढांचे को, पूरी संस्था को इस प्रकार से डिवाइड करना, इस प्रकार से विभाजित करना कि जो आधार है हमारा वो क्या होगा? कार्यों के आधार पर विभाजन करना हमारा क्या कहलाता है? कार्यात्मक संगठन ढांचा। मान लीजिए हम इसे एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। सबसे ऊपर कौन होते हैं? जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स। उसके बाद कौन होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसके बाद होता है हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO। आगे जो है हम इस अपने संगठन को काम के अकॉर्डिंग बांट रहे हैं। एक संगठन में कौन कौन से काम हो सकते हैं? प्रोडक्शन का काम, मार्केटिंग का, फाइनेंस का, पर्सनल का। तो ये इन सभी कामों के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। ठीक है, काम के अकॉर्डिंग विभाजित किया है। आगे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, इनको भी हम आगे डिवाइड कर देंगे। किसके अकॉर्डिंग? काम के अकॉर्डिंग। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? सेल्स करना, विज्ञापन करना, बाजार शोध करना। ठीक है, तो ये क्या है? आगे हमने इसको भी इसके काम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट बना दिया, मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट बना दिया। तो ये जो सेल्स डिपार्टमेंट के अध्यक्ष होंगे ये किसे रिपोर्ट करेंगे? मार्केटिंग डिपार्टमेंट को। मार्केटिंग डिपार्टमेंट किसे अपनी रिपोर्ट देगा? चीफ एग्जीक्यूटिव। और ये देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो संस्था से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किनको प्रोवाइड कराएंगे? शेयर होल्डर्स को। तो कार्यात्मक संगठन ढांचा क्या हुआ? पूरी संस्था को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर डिवाइड करना। कार्यों के आधार पर पूरी संस्था को डिवाइड करते हैं। अगर हम इसके अकॉर्डिंग अपना संगठन ढांचा तैयार करते हैं तो इसके हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? सबसे पहला बेनिफिट है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। पूरी जो कंपनी है वो मुख्य कार्यों के आधार पर विभक्त कर दिया जाता है। तो प्रत्येक काम जो है वही व्यक्ति करेगा जो उस काम को करने में स्पेशलिस्ट है। इस प्रकार क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति अपने काम को करने में अगर स्पेशल है तो काम जो है अधिक होगा और अच्छा भी होगा, जिससे हमें क्या होगा? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। कोऑर्डिनेशन इज इस्टेब्लिश, समन्वय की स्थापना।
एक विभाग में काम करने वाले सभी व्यक्ति जो है अपनी अपनी जॉब के विशेषज्ञ होते हैं। हमने यहाँ पढ़ा कि प्रत्येक काम क्या कौन करेगा, एक स्पेशलिस्ट व्यक्ति करेगा। इससे विभागीय स्तर पर समन्वय स्थापित करने में आसानी रहती है। सभी लोग अपने अपने काम को करने में क्या है, परफेक्ट है, जिससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन जो है उनके बीच में अच्छी प्रकार से बना रहेगा। थर्ड है हमारे पास मैनेजेरियल एफिशिएंसी इन इंक्रीज्ड। एक ही काम को जो है बार बार एक ही व्यक्ति करता है तो उससे क्या है, उस काम को करने में वो एफिशिएंट हो जाता है, उस काम को बहुत अच्छे तरीके से आसानी से और जल्दी समय में कर लेता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, काम जल्दी होगा, एफिशिएंसी से होगा, तो क्या होगा, हमारे प्रॉफिट्स में वृद्धि होगी। हमारी जो मैनेजेरियल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी एक ही काम को बार बार करने से। मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, प्रयत्नों की न्यूनतम दोहराई। काम को जो है बांट दिया गया है तो कोई भी काम है वो दो बार से नहीं किया जाएगा। जैसे कि वित्त का कार्य केवल वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा, ठीक है, इसके लिए हमें अलग अलग जो है विभाग बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। फाइनेंस का काम जो है कौन देखेगा, ओनली फाइनेंस डिपार्टमेंट ही देखेगा। ट्रेनिंग इन इज फैसिलिटेटेड, यह प्रशिक्षण में सहायक है क्योंकि इसके अंतर्गत कर्मचारियों के कौशल पर ही ध्यान केंद्रित होता है। उदाहरण के लिए वित्त विभाग के कर्मचारियों को केवल वित्तीय मुद्दों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। ट्रेनिंग में किस प्रकार सहायक है, जिस डिपार्टमेंट में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको उसी डिपार्टमेंट के कामों के अकॉर्डिंग क्या है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे। आगे हमारे पास इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शन, सभी कार्यों को समान महत्व हो। सभी कार्य है, काम के अकॉर्डिंग हमें पूरे संगठन को डिवाइड करना है तो क्या है, सभी कामों को इक्वली जो है इंपॉर्टेंस मिलती है। इसके कुछ हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। क्या क्या है, संगठनात्मक उद्देश्यों की अवहेलना, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। क्यों, किस प्रकार से हो गया, क्योंकि प्रत्येक डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, अपना ही काम देखता है, उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं होता है, जिससे क्या है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, पूरे संगठन का जो गोल है उसे हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। प्रत्येक डिपार्टमेंट केवल अपनी ओर ही ध्यान देता है, उसे संगठन के जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको वो इग्नोर कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफिकल्टी इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, अंतर विभागीय समन्वय में कठिनाई। प्रत्येक डिपार्टमेंट का जो अध्यक्ष है वो क्या करता है, अपनी मनमानी करता है, जिससे क्या है कि कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता अच्छे से। जो कोऑर्डिनेशन एक संगठन को सफल होने के लिए चाहिए वो कोऑर्डिनेशन जो है यहाँ नहीं बन पाता है अच्छे तरीके से। हितों में टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्रत्येक विभागीय अध्यक्ष प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, अहम को संतुष्ट करने के लिए अधिकाधिक साधनों की मांग करती है, स्थिति संघर्ष उत्पन्न करती है। अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग अध्यक्ष है, तो वो क्या करेंगे कि अपने डिपार्टमेंट को परफेक्ट बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके रिसोर्सेज चाहिए, वो ज़्यादा रिसोर्सेज की मांग करेंगे, जिससे क्या होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो अध्यक्ष हैं उनके अंदर क्या है, झगड़े हो सकते हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। संपूर्ण विकास में बाधा, संपूर्ण विकास में किस प्रकार बाधा होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है प्रत्येक कर्मचारी कुल जॉब के एक छोटे से भाग का ही विशेषज्ञ बन पाता है। मान लीजिए एक जॉब है, उसको अलग अलग कामों में डिवाइड कर दिया तो अलग अलग व्यक्ति काम करेगा, एक व्यक्ति के हिस्से कुछ ही पार्ट आया उस काम का तो वो केवल उसी काम को करे और उसी काम में जो है स्पेशल होगा। तो संपूर्ण जो है उस अगर पूरी जॉब अगर उसे सौंप दी जाए तो वो उस काम को नहीं कर पाएगा, वो केवल उसी काम को कर पाएगा जो उसे पहले सौंपा गया था। सुटेबिलिटी ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी क्या उपयोगिता है हमारे लिए, इसके कुछ लाभ है और कुछ दोष भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे लिए क्या है, उपयोगी है। क्या उपयोगी है, कार्यात्मक संगठन ढांचा निम्नलिखित परिस्थितियों में उपयोगी होता है हमारे लिए। जहाँ व्यवसायिक इकाई का आकार बड़ा हो, जहाँ जो है हमारा बिजनेस का साइज अगर बड़ा है तो हम उसे अपने कामों के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे लिए लाभदायक जो है सिद्ध हो सकता है। जहाँ विशिष्टीकरण आवश्यक है, जहाँ स्पेशलाइजेशन आवश्यक है, वहाँ इसकी आवश्यकता है क्योंकि प्रत्येक काम को कौन करेगा, एक स्पेशलिस्ट व्यक्ति करेगा। जहाँ अधिकारों का विकेंद्रीकरण आवश्यक हो, अधिकारों का विकेंद्रीकरण क्या होता है कि सारे अधिकार जो मैनेजर है वो अपने पास न रखकर अपने सबॉर्डिनेट को दे देता है। तो जहाँ जो है अधिकार सौंपने की आवश्यकता हो वहाँ भी हम इस संगठन को यूज कर सकते हैं। जहाँ मुख्य रूप से एक ही उत्पाद बेचा जाता हो, मान लीजिए कोई कंपनी एक ही उत्पाद बना रही है तो वहाँ क्या होगा, हम इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अपना सकते हैं। तो ये ना हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इसकी यूटिलिटी, ये आपको स्टडी करना है। थैंक्स।